हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग EMRS एग्ज़ाम के लिए NEP 2020 से सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये सभी क्वेश्चन KVS, NVS तथा DSSB में पूछे गए हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन हम बात करेंगे NEP 2020 से और ये क्वेश्चन आया था KVS TGT मैथ्स में। ये जो एग्ज़ाम हुआ था फरवरी 2023 में। तो कहता है कि किस दस्तावेज ने बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति पर बात की है। तो NEP 2020 ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इसने बात की है बहुभाषावाद की तथा भाषा की शक्ति पर। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। तो ये होना चाहिए मातृभाषा या फिर प्रादेशिक भाषा। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है KVS PRT के 25th को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें। नेक्स्ट बात करेंगे NEP 2020 का विजन क्या है। विजन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन्हें स्किप नहीं करिएगा। तो पूछ रहा है कि NEP 2020 का विजन क्या है। तो ये कह रहा है भारत को एक सशक्त व जीवंत ज्ञान आधारित समाज में परिवर्तित करना। ये है 2020 नई एजुकेशन पॉलिसी का विजन। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार औपचारिक रूप से विद्यालय में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। ये औपचारिक रूप से पूछा है तो इसमें हो जाएगा 6 वर्ष और ये पूछा गया है KVS TGT साइंस में। नेक्स्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में संपूर्णवादी शिक्षा की चर्चा में किस पर ध्यान देने को कहा है। तो इसने सभी पक्षों, कौन कौन से पक्ष, ये महत्वपूर्ण है, ये वर्ड इन्हें याद रखिएगा। ज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष तथा भावनात्मक पक्ष पर अपेक्षित बल देने पर बात की गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। याद रखिएगा कौन कौन सा, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक तथा भावात्मक। नेक्स्ट है एक अध्यापक यह पाता है कि उसकी कक्षा के जो किशोर छात्र हैं वह अवलोकन के द्वारा सीखते हैं। इसे क्या कहेंगे, जो स्टूडेंट अवलोकन मतलब कि ऑब्जर्वेशन के द्वारा सीखते हैं उसे कहते हैं प्रतिनिधि मूलक अधिगम। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे किसके स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई थी। तो ये आई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 के स्थान पर। नेक्स्ट है NEP का फुल फॉर्म पूछा है तो NEP स्टैंड फॉर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा में किस पर बल दिया गया है। तो प्राथमिक शिक्षा में बल दिया गया है क्या, FLN मतलब कि मूलभूत साक्षरता और संख्याओं के ज्ञान पर। नेक्स्ट है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रतिपादित दीक्षा का प्रोग्राम क्या है, दीक्षा का प्रयोजन क्या है। तो दीक्षा एक डिजिटल अवसंरचना संसाधन है, दीक्षा पोर्टल। नेक्स्ट है NEP 2020 के अनुसार बाल वाटिका क्या है। तो बाल वाटिका इसमें 3 से 5 वर्ष, 3 से जो 5 वर्ष के आयु तक के बच्चे हैं उनको शिक्षा दी जाती है बाल वाटिका में। बेसिकली आंगनबाड़ी में दी जाती है ना बाल वाटिका। नेक्स्ट है NEP 2020 में किस वर्ष तक प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव दिया है। तो ये है प्रस्ताव 2025 तक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मुख्यतः किस बात पर बल दिया गया है। तो ये बात की गई है बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान पर बल दी गई है। ये वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से एक एक क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट यदि बात करें NEP पद का तात्पर्य किससे है। तो ये फिर से पूछा गया है। NEP का फुल फॉर्म ये हो जाएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी। NEP 2020 के अनुसार ECCE क्या बोल रहा है, ECCE का फुल फॉर्म पूछा है। तो ECCE स्टैंड फॉर E इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट है अनिवार्य विषयों, कौशलों तथा क्षमताओं के एकीकरण पर किसके द्वारा बल दिया गया है। तो ये बात की गई है NEP 2020 के अनुसार। नेक्स्ट है NEP 2020 के अनुसार औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय में प्रवेश की न्यूनतम आयु कितनी होगी। तो ये होगी 3 वर्ष और 3 वर्ष से 5 वर्ष तक का क्या प्रावधान है, बाल वाटिका का प्रावधान है। नेक्स्ट है NEP 2020 के अंतिम प्रारूप बनाने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे K कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट बात करेंगे NEP 2020 के अनुसार 3 से 8 वर्ष के बच्चे किस स्तर में आएंगे। तो ये आएंगे निम्न प्राथमिक स्तर। याद रखिएगा 3 से 8 है और ये प्राथमिक नहीं होगा, ये होगा निम्न प्राथमिक। नेक्स्ट बात करता है परख का संबंध किससे है। तो इसका संबंध है राष्ट्रीय मूल्यांकन परीक्षण से। नेक्स्ट है NEP 2020 में प्रस्तावित प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इसमें है समान और समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार ECCE फिर से पूछा है कि ECCE का समग्र लक्ष्य क्या है। तो ये है संज्ञानात्मक, मनोगतिक मतलब मनोप्रेरक और भावात्मक आयामों में इष्टतम परिणाम प्राप्त करना, ECCE।
नेक्स्ट है NEP 2020 के अनुसार समावेशन कोष किसके लिए निर्मित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों हेतु समरूपी पहुंच बनाने हेतु। नेक्स्ट है व्यावसायिक मतलब कि वोकेशनल और कौशल कार्यक्रम के संबंध में NEP शुरू कब की गई थी? तो ये लाई गई थी 2020 में। तो बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बात की गई है व्यावसायिक यानी कि वोकेशनल और कौशल कार्यक्रम के संबंध में। नेक्स्ट है NEP 2020 के अनुसार विद्यालय पाठ्यक्रम में किसके और अंक गणित पर जोर दिया गया है? तो विद्यालय पाठ्यक्रम में बात करता है प्रकार्यात्मक साक्षरता और अंक गणित पर जोर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है NEP 1986, 1992 तथा 2005 और 2020 में विभिन्न नीतियां बनाई गई। शिक्षा मंत्रालयों और अन्य अधिकारियों के द्वारा बनाई गई इन सभी नीतियों को सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के किस आयाम के तहत सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में रखा गया है? तो ये रखा गया है राजनीतिक श्रेणी में। अब हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े केस स्टडी बेस्ड सभी PYQ को डिस्कस करेंगे। ये भी EMRS के एग्जाम में है तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी के बहिरंग कार्यकलाप की क्या भूमिका होती है? तो बहिरंग कार्यकलाप बात करता है इससे सामाजिक कौशल को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है कक्षा में दक्षता आधारित शिक्षण, यदि क्लास में दक्षता आधारित शिक्षण दिया जा रहा है तो उससे क्या अभिप्राय है? तो रटन अधिगम से स्व अधिगम में अंतरण होता है। अनुभवात्मक अधिगम क्या है? बात कर रहा है अनुभवात्मक अधिगम के लिए खेल एकीकृत अधिगम को ही अनुभवात्मक अधिगम कहते हैं। यदि बच्चा खेल के द्वारा सीखेगा तो क्या होगा? वो अनुभवात्मक अधिगम होगा, मतलब कि वो अनुभव करके लर्न करेगा। नेक्स्ट है बात कर रहा है शिक्षा शास्त्र क्या है? तो यह अध्यापन पद्धति का व्यापक रेंज है जिसके द्वारा मूल्यांकन और अनुदेश शामिल हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दक्षता आधारित अधिगम से, तो ये है प्रत्येक विषय में किसी विशेष अभिदक्षता में प्रवीणता प्राप्त करना ही दक्षता आधारित अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट है वर्तमान परिस्थिति में यदि आप कक्षा में वर्धित अधिगम कैसे सुनिश्चित करेंगे? तो बात कर रहा है वर्धित अधिगम की, तो गतिविधि करके या फिर क्रियाकलाप आधारित शिक्षण करके हम वर्धित अधिगम को सुनिश्चित करेंगे। याद रखिएगा गतिविधि या फिर क्रियाकलाप करके। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को अन्वेषी परियोजना किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है अभिज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत। नेक्स्ट है अभिक्षमता आधारित शिक्षा में सुनिश्चित किया जाता है तो उच्च स्तर पर चिंतन कौशल सुनिश्चित किया जाता है। नेक्स्ट है स्कूल के दिन में आरंभ में कौन सी गतिविधि करना न्यूनतम उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा गृह कार्य देना, मतलब कि शुरू में ही गृह कार्य दे देंगे, ये एक तो न्यूनतम उपयुक्त के अंतर्गत आएगा, शुरू में ही गृह कार्य नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है स्कूल में नाटक करना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाटक करना मतलब कार्य करके सीखना। नेक्स्ट है कौन सा प्रभावी शिक्षण का विज्ञान है? तो ये है शिक्षा शास्त्र। नेक्स्ट है वयस्कों को इरादतन अनुभवों को लेने और साझा करने के लिए समय लेना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि बच्चों को उन चीज़ों और घटनाओं के बारे में बात करने के अवसर हमें देने चाहिए जो यहाँ और अब, अतीत और वर्तमान और काल्पनिक नहीं है। नेक्स्ट है एक अर्थ क्रियापरक शैक्षणिक उपागम में शिक्षक को किस प्रकार के खेल का उपयोग करना चाहिए? तो ये करना चाहिए अनुकरण का उपयोग। नेक्स्ट है शैक्षणिक विश्लेषण के शिक्षा चरण में कौन सी गतिविधि शामिल होती है? तो इसमें होती है इच्छित सीखने के परिणामों की उपलब्धि के लिए जांच करने के लिए उपकरणों का निर्धारण करना। नेक्स्ट है क्लासरूम अध्यापन में समूह गतिविधि का क्या उद्देश्य है? तो यदि हम समूह गतिविधि कराते हैं किसी क्लासरूम में तो उसमें होता है कि अधिक से अधिक बच्चों को अधिगम में भाग लेना है। यदि सामूहिक गतिविधि होगी तो बच्चे अधिक से अधिक भाग लेंगे लर्निंग में, सीखने में। नेक्स्ट है किसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका आयांत्रिक स्वरूप है, जिसका अर्थ है कि बच्चे अपने हाथों से काम करते हुए सीखेंगे तो हो जाएगा कार्य शिक्षा, मतलब काम करते हुए सीखेंगे तो क्या कहलाएगी? कार्य शिक्षा कहलाएगी। नेक्स्ट है बागवानी द्वारा कौन सा उद्देश्य पूरा किया जा सकता है? तो ज्ञान को, समझ को, अनुप्रयोग को और कौशल आधारित उद्देश्य को। नेक्स्ट है चित्रकारी के साथ किस गतिविधि का उपयोग किया जाता है? तो ये क्या जाता है? सुनो और अनुमान लगाओ। नेक्स्ट है शिक्षा वास्तव में सत्य की खोज है या ज्ञान और प्रकाश की अंतहीन यात्रा है? अगर शिक्षा के यथार्थ को प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अपना ले तो यह दुनिया रहने के लिए बेहतरीन जगह हो जाएगी। तो किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। नेक्स्ट है हमें शिक्षा प्रणाली को उच्च नैतिक मूल्य से जोड़कर उपयोगी और रोजगारोन्मुख बनाना चाहिए। तो ये कहा गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। नेक्स्ट है शिक्षा का परिणाम मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए जो ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध लड़ सके। ये कहा गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा।
नेक्स्ट है कक्षा में शिक्षण सामग्री का क्या महत्व है। तो शिक्षण सामग्री से क्या होता है, अधिगम में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है कक्षा में प्रतिपुष्टि की क्या सार्थकता होती है। बेसिकली बात करता है प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक। तो ये आत्मनिरीक्षण और अग्रेतर सुधार की गुंजाइश होती है फीडबैक में। यदि हम किसी चीज़ को फीडबैक देंगे, किसी टीचर को, किसी स्टूडेंट को, किसी कार्य को, तो उसमें क्या होगा, उसमें सुधार की गुंजाइश होती है। नेक्स्ट है निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या है। तो नियमित और सावधिक आधार पर मूल्यांकन ही निर्माणात्मक मूल्यांकन कहलाता है। नेक्स्ट है नैदानिक और रचनात्मक आकलन के कितने चरण होते हैं। 2 चरण होते हैं। कौन कौन से, अधिगम के लिए और आकलन के लिए। नेक्स्ट है शिक्षा के प्रक्रम में निम्नांकित में से किसका मूल्यांकन करना कठिन है। तो इसमें धारणाओं और मूल्यों का मूल्यांकन करना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट है किसका प्रयोग करके मात्रात्मक डाटा का सर्वोत्तम विश्लेषण किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है प्रश्नावलियों का प्रयोग करके। नेक्स्ट है कक्षाओं में अध्रिम का विकास निम्नांकित में से किससे होता है। तो बात कर रहा है अध्रिम के डेवलपमेंट की। तो श्रव्य दृश्य उपकरणों का प्रयोग करके। नेक्स्ट है स्कूलों में आकलन का मुख्य प्रयोजन क्या है। तो विषय की समझ के स्तर का मापन करना। नेक्स्ट है साक्षात्कार मतलब कि इंटरव्यू के दौरान अध्यापक में किस गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो उसमें किया जाना चाहिए उत्तम संप्रेषण तथा समालोचनात्मक चिंतन का मूल्यांकन। नेक्स्ट है अध्यापक को कक्षा में शिक्षण का अभिकल्प कैसे बनाना चाहिए। तो इसका अभिकल्प इस प्रकार से बनाना जाना चाहिए इससे वांछित अधिगम परिणामों की प्राप्ति हो सके। याद रखिएगा, वांछित अधिगम परिणामों की प्राप्ति हो सके। नेक्स्ट है प्राथमिक विद्यालय स्तर पर किस प्रकार का मूल्यांकन असफल होने के अधिक आसार होते हैं। तो उसमें हो जाएगा सेल्फ असेसमेंट मतलब कि स्व मूल्यांकन। नेक्स्ट है कक्षा में अवलोकन या प्रेक्षण का मुख्य प्रयोजन क्या है। तो पर्यवेक्षण की शैक्षणिक आवश्यकता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है यदि परीक्षण के परिणाम सुसंगत है तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा विश्वस्त परीक्षण। नेक्स्ट है कौन वस्तुनिष्ठ आधारित योजना शिक्षण और मूल्यांकन से सबसे कम संबंधित है। तो ये हो जाएगा स्पष्ट प्रशासनिक नीतियाँ। नेक्स्ट है CCE में कितने प्रतिशत निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है। तो इसमें होता है 40%। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के शैक्षणिक परीक्षण की विवेचना करते समय अध्यापक को क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो उसकी उपस्थिति को ध्यान में रखना चाहिए मतलब कि उसकी प्रेजेंस को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है व्यापक मूल्यांकन किसके निर्धारण को सूचित करता है। तो ये करता है शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र को। नेक्स्ट है किसके मानसिक रूप से बच्चे की ऊंचाई और वजन को माप कर किया जाता है। तो व्यापक स्वास्थ्य मूल्यांकन जो है ये मानसिक रूप से बच्चे की ऊंचाई और वजन को माप कर किया जाता है।